हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको पहले ये बताएगा कि केमिस्ट्री ज़िंदगी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन सा केमिकल हम यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ये सारी बेसिक बातें हम आपसे नहीं करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज हम आपको पढ़ाएंगे। 5 ऐसे बड़े लॉज हैं केमिस्ट्री में, 5 ऐसे बड़े लॉज हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट किस तरह से कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे, किस तरह से एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कि कितना मास एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के मास से कंबाइन करेगा, कितने परसेंटेज में कॉम्बिनेशन होगा, कितने मोल में कॉम्बिनेशन होगा, कौन सी गैस कितने रेशियो में कंबाइन करेगी। ये सारी बातें 5 लॉज डिसाइड करेंगे जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करेंगे और उसमें जो सबसे पहला सर्वप्रथम लॉ है वो सबने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैं आपको बता दूं ये सारी बातें 1740-1760 की है, मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, तो इसमें नए लॉज नहीं लगेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी केमिस्ट्री में कोई 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ का जो मास होगा वो यहाँ के मास के बराबर होगा। दैट मीन्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड। इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा, कंबाइन करके इसका मास, मतलब सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत बेसिक बात है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप नोट्स बना लें, हेडिंग डाल लें और स्टार्ट कर दें। हेडिंग डाल दें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कहानी। जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो यहाँ पे देखो कितना कार्बन है 12, ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 2 32, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया 16 2 ज़ा 32 और 12 44। तो यहाँ का सम करो कितना आ रहा 44 और यहाँ का भी कितना आ रहा 44। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात थी, सबको पता थी कि भाई जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना मास ऑफ प्रोडक्ट। आज के टाइम पे ये लॉ वैलिड नहीं है क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc² वाला फॉर्मूला लगता है और कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। बट ये बहुत पुराने लॉज हैं, तब ऐसे लॉज डिस्कवर या ऐसी बातें नहीं होती थी। तो यार इस लॉ पे सवाल क्या बन सकता है? इस लॉ पे सवाल ये बन सकता है कि हम आपके पास एक सवाल लेके आए हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। पहला सवाल अच्छा है और सवाल ये है कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, क्वेश्चन 1.5 gram of ethane on complete combustion give 44 gram of carbon dioxide and 4.4 होगा and 2.7 gram of H2O, show that the reaction obeys law of conservation of mass। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो रिएक्शन है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। तो पहले हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो इथेन का कंप्लीट कंबशन, तो हमने लिखा इथेन C2H6, कंबशन कंप्लीट मतलब ऑक्सीजन, और कंप्लीट कंबशन पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में देते हैं हीट। ठीक है, यही तो होता है कंप्लीट कंबशन में, ऑक्सीजन से साथ बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पहले इसको हम बैलेंस कर लें, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2 6 7 2 4 6, चेक कर लीजिए बैलेंस है क्या। 2 2 4 कार्बन 4 कार्बन
2 6 जा 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 और 6 14। अगर किसी को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो मेरे बैलेंसिंग के 2 बहुत अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप जरूर देखिएगा। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, फिजिक्स वाला करके गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये बैलेंस हो गई। अच्छा भाई, अब हमसे कह रहा है 1.5 ग्राम ऑफ इथेन। तो इथेन मेरे पास कितना है? 1.5 ग्राम। एक काम करते हैं, हम इथेन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है? जो मास गिवन है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास। अगर आपको मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मोल कंसेप्ट फिजिक्स वाला करके सर्च करिएगा, आपको ये भी मिल जाएगा। तो जो मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो कितना मास गिवन है इथेन का? 1.5। और मोलर मास कितना होगा ये निकाल लें। कार्बन का होता है 12, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। तो कार्बन का 12 2 जा 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, तो ये हो गया 1.5/30। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटा, 15/300, 15 1 जा 15 2 जा 30, 1/20 दैट इज 0.05 मोल्स। तो मेरे पास इथेन के 0.05 मोल्स हैं। मोल्स क्यों निकाल रहे हैं अभी समझाते हैं। हमें बताना है कि ये ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 1.5 ग्राम इसका है, दिया हुआ है। ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम, इसका भी मास दिया हुआ है। और वाटर भी दिया है 2.7 ग्राम। अभी हमें प्रूफ करना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखा रहा है, तो हमें ऑक्सीजन का मास भी चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हम ये अप्रोच लगा रहे हैं। तो कितने मोल हैं? 0.05 मोल्स। किसके? इथेन के। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अगर 2 मोल होते इथेन के तो ऑक्सीजन के 7 मोल रिक्वायर्ड होते। 2 मोल ऑफ इथेन को कितने मोल रिक्वायर्ड होते? 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते। पर हमारे पास कितने हैं? 0.05 मोल हैं इथेन के। तो ऑक्सीजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? 7/2 इंटू 0.05, इतने मोल रिक्वायर्ड होंगे हमारे ऑक्सीजन के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/20। तो ऐसे ही लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आई है? अगर 2 मोल होते इथेन के तो 7 मोल रिक्वायर्ड होते, पर 2 तो है नहीं, 0.05 है। तो कितने रिक्वायर्ड होंगे? 7/2 इंटू 0.05, उसको 1/20 लिख लिया। इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। बहुत बढ़िया, 7/40 मोल्स। अच्छा, अब यहाँ से ऑक्सीजन का मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। ये तो भाई मोल का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास गिवन बटे मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने आए हैं? 7/40। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है हमें? नहीं दिया, वही तो निकालना है। मोलर मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का मास है 16 और ये 2 लगाए तो 16 2 जा 32 लिख देंगे। यहाँ से मास कितना आ जाएगा? 7/40 मल्टीप्लाइड बाई 32। किससे कट रहा है? 4 से। 4 8 जा 32, 4 10 जा 40, 7 8 जा 56, यानी 5.6 ग्राम। तो ऑक्सीजन का मास आया 5.6 ग्राम। यही इस क्वेश्चन में निकालना था प्रूफ करने के लिए। भाई इसका मास दे रखा था, इसका मास दे रखा था, इसका मास दे रखा था, अब इसका मास आ गया। कैसे निकाला? हमने कहा इसके मोल्स निकाल लो, मास गिवन अपॉन मोलर मास। इसके मोल है 0.05। हमने कहा 2 मोल को 7 मोल चाहिए, तो 0.05 को कितने चाहिए? 7/40 मोल चाहिए। अब हमने कहा इसका मास निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला फिर से लगा दिया, मास बटे मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 7/40, मास नहीं पता, मोलर मास रख दिया ऑक्सीजन का 32, 16 इंटू 2। यहाँ से मास ऑफ ऑक्सीजन निकल आया 5.6 ग्राम। बस अब हमें चेक करना है कि क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 6 11 बन गया हासिल 61, तो 7.1 ग्राम। इधर आ जाओ, 4 7 11 बन गया हासिल 37, 7.1 ग्राम। तो आप देखो जितना प्रोडक्ट का मास है उतना ही रिएक्टेंट का मास है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। यही इसका एकमात्र अच्छा सवाल बन सकता था जो मैंने आपको करा दिया। बाकी एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो इसका कोई सवाल नहीं मिलेगा। तो ये पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब चलते हैं बच्चों सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन खूबसूरत लॉ है पर बात बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है एक केमिकल कंपाउंड
जहां से भी बना हो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे और उसी फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में होंगे। अ केमिकल कंपाउंड, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन, इट विल कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए हमने सी वाटर लिया और हमारे दोस्त ने रेन वाटर लिया, ठीक है, और आपने टैप वाटर लिया। हम सब ने अलग अलग वाटर लिया। हमने पूछा कि सी वाटर में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, रेन वाटर में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, और टैप वाटर में भी हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। पहली बात तो ये समझो, अगर वो वाटर ही है, अ केमिकल कंपाउंड, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन, इट कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, इट कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, सब में H2O, H2O, H2O combined together in the same fixed proportion by mass। जैसे मैं इसमें पूछूं कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो आपको हाइड्रोजन का मास बता दिया 1, ऑक्सीजन का मास हमारा कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा 2:16, 2:16। यहाँ पे भी कितना 2:16, यहाँ पे भी 2:16, यहाँ हम कह सकते हैं 1:8, 1:8, 1:8। तो ये सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो या परसेंटेज क्या है, सेम 1:8, 1:8, 1:8, और यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। जैसे हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है क्यूप्रिक कार्बोनेट का, कि क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो हमेशा सेम रहेगा। चाहे आप क्यूप्रिक कार्बोनेट अपने घर से लाओ, चाहे अपने पड़ोसी के घर से लाओ, कहीं से भी लाओ, उसमें कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज रहेगा कॉम्बिनेशन का, वो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन पे भी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, काफ़ी इजी सा न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमसे बोला कि एक एक्सपेरिमेंट में 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन yield 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर बोला कि अनदर एक्सपेरिमेंट, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट 1, फिर इनके पास एक एक्सपेरिमेंट 2 भी हुआ। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीज बर्निंग विथ ऑक्सीजन yields 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रूफ करिए कि ये जो डेटा दिया है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को फॉलो कर रहा है, हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो हम दोनों डेटा को देखते हैं, दोनों में जो कंपाउंड है वो सेम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अ केमिकल कंपाउंड, नो मैटर फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन ऑब्टेन, इट विल कंटेन द सेम टू एलिमेंट्स, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, हमें प्रूफ करना है। तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2, यहाँ पे मास ले लेते हैं मैग्नीशियम का, यहाँ पे मास ले लेते हैं ऑक्सीजन का, और यहाँ पे मास दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो पहले वाले में देखो मैग्नीशियम कितना है 0.243 और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना है 0.4030। तो ऑक्सीजन कितना होगा निकाला जा सकता है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। 3 में से 3 गया 0, 10 में से 4 गया, सो दैट विल बी व्हाट 6, एंड 3 में से यहाँ एक 1 कम हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 0.160। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितना मैग्नीशियम है 0.182 और ये कितना बन रहा 0.302। तो ऑक्सीजन कितना होगा भाई, इसमें ऑक्सीजन कंबाइन करके ही तो ये बना होगा, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो 2 में से 2 गया 0, 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 2 में से 1 गया 1, 0.120।
अब हमें प्रूव करना है कि दोनों में जो रेशियो है किसका, मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन, वो दोनों में क्या है, सेम। तो आइए देखते हैं, हम रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट 1 में आइए रेशियो निकालें, मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 0.243 अपॉन 0.160। और एक्सपेरिमेंट 2 में भी रेशियो निकाल लेते हैं, मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 0.182 डिवाइडेड बाई 0.120। सो इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी करीब करीब आएगी 1.51 और इसकी भी आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 1.51। तो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ भी 1.51, यहाँ पे भी 1.51, यानी रेशियो दोनों जगह क्या आ रहा है, सेम। या आप कैलकुलेट करोगे तो 1.51 को आप क्या लिख सकते हो 3:2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3:2, 3 बराबर 2। तो दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का परसेंटेज कह लो या प्रोपोर्शन कह लो वो सेम आ रहा। 5 में से 3 पार्ट मैग्नीशियम है, 5 में से 3 पार्ट मैग्नीशियम है। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और इस तरह के इसके इजी से क्वेश्चन। अब हम आते हैं बच्चों थर्ड लॉ पे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है हमारा, और जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये क्या कहता है, ये कहता है व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one compound। अब भाई मल्टीपल है तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे। then the different masses of one element which combines with fixed mass of other element bears a small whole number ratio to one another। तो यार नोट्स में डालना पड़ेगा क्योंकि लॉ है तो लॉ को डालना पड़ेगा। जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था। पिछले लॉ की बात करें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो वो हमको प्राउस्ट ने दिया था, और उसके पिछले बात की बात करें तो एंटनी लेवुजियर ने दिया था, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ पहले आपको नोट करना पड़ेगा कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बेयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। बड़ी कम्प्लेक्स सी, बड़ी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है, समझेंगे मेरे साथ इसको आप प्यार से आराम से। When 2 elements combine to form more than one compound, तो हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, फिर से ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन। When 2 elements combine to form more than one compound, तो कार्बन और ऑक्सीजन से बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन से बना कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 एलिमेंट्स कंपाउंड कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड एक बार कार्बन डाइऑक्साइड। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। और इनका मास देखते हैं, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अच्छा, इस वाले में देखो कार्बन कितना लगेगा 12:16, इस वाले में कितना लगेगा 12:, कितना लगेगा 16 तो नहीं लगेगा, 32 लगेगा, है कि नहीं। इस वाले में ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे हमको कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, तो 32 लग जाएगा। फिर से देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो हम लिखेंगे डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, कितना कितना, एक बार 32 ग्राम एक बार 16 ग्राम, which combines with fixed mass of other element, मतलब कार्बन, और कार्बन का फिक्स मास कितना है 12 ग्राम।
bears a small whole number ratio to one another, मतलब the different masses of oxygen which combines with fixed mass of carbon, तो different masses of oxygen क्या है 32:16 should bear a simple and a small भी हो और simple भी हो whole number ratio to one another, तो रेशियो कितना आएगा 2:1, तो स्मॉल रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो है, तो ये सही है। यही चीज़ ये लॉ बता रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है वाटर H2O और बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड पर ऑक्साइड H2O2 और ये वाटर H2O। अच्छा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो इसमें हो गया 2:16, इसमें हो गया 2:16 2 ज़ा 32। अब देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यानी डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, एक बार 16 ग्राम एक बार 32 ग्राम, विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइंस with fixed mass of hydrogen, कितना 2 ग्राम, bears a small whole number ratio to one another, यानी ये जो है 16:32 ये एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बेयर कर रहा होगा 1:2, तो यही ये लॉ हमको बता रहा है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे इसका और आपको ये बात हमें साबित करनी होगी कि ये लॉ समझ में आया है कि नहीं। एक का मास फिक्स होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स है और दूसरे का मास चेंज होना चाहिए। द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, जिसका मास डिफरेंट है वो आपस में एक सिंपल रेशियो में और स्मॉल रेशियो में, ऐसा ना हो 7:5 आ रहा है। अगर 7:5 आ रहा है तो मतलब लॉ वैलिड नहीं है, ये भी सुन लो। आना चाहिए 1:2, 2:3, 3:4 बस। अगर तुम्हारा 4:5, 6:7 आ रहा है तो लॉ हमारे पूरी तरह से सही। 1:5 आ रहा है, 5:1 आ रहा है, ये सब सही है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, ये जो मास है ये आपस में सिंपल रेशियो बेयर करेगा। ठीक है, अब आपको इस पे हम एक सवाल देते हैं। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके हम डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के हम डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं हमारा N2O, और बनाते हैं, यहाँ बना लेता हूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ लिख लेता हूँ कंपाउंड। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं हमारा N2O, और बनाते हैं NO, और बनाते हैं N2O3, और बनाते हैं NO2, और बनाते हैं N2O5। ये 5 कंपाउंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। आपको इस लॉ को दिखाना है कि यहाँ पे सही है, मतलब द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट शुड बेयर अ सिंपल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात है। कई बार एग्जाम में दे देता है, पूछता है ये डेटा कौन सा लॉ दिखा रहा है, तो जब एक से ज़्यादा कंपाउंड तो डेफिनेटली कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो N2O की अगर हम बात करें बच्चों, N2O की अगर बात करें तो N2O में हमारा नाइट्रोजन कितना होगा 2 है। अच्छा, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 नाइट्रोजन है मतलब 28, ऑक्सीजन एक ही है मतलब 16। इसमें एक नाइट्रोजन है मतलब 14, ऑक्सीजन एक ही है 16। इसमें 2 नाइट्रोजन है मतलब 28, ऑक्सीजन 3 है, 16 3 ज़ा 48। इसमें एक नाइट्रोजन है मतलब 14 और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मतलब 32। इसमें 2 नाइट्रोजन है मतलब 28 और 5 ऑक्सीजन है, तो 16 5 ज़ा कितना हो जाएगा 80। अब हमें देखना है द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास। अब फिक्स्ड मास भी नहीं है, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें सवाल बताइए। हमें प्रूफ करना है डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। तो पहले हमें क्या करना होगा, नाइट्रोजन के मास को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम
मास ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, और यही चीज़ आपको यूज़ करनी होगी एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त। यहाँ पे देखिए फिर से नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हम इस तरफ लिखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 28, ठीक है लिखा रहने दो। ऑक्सीजन कितना है 16। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है तो ऑक्सीजन कितना है 16। अगर ये नाइट्रोजन 28 होता तो ऑक्सीजन कितना होता 32। भाई रेशियो तो यही रहेगा ना, हमें तो रेशियो से मतलब है, परसेंटेज से मतलब है, नंबर से मतलब तो नहीं। तो हमने कहा नाइट्रोजन को डबल कर लो तो ऑक्सीजन भी डबल हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 28, ऑक्सीजन कितना है 48। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है, इसको फिर डबल कर लो 28, तो ऑक्सीजन को भी डबल करना पड़ेगा 64। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी कितना है 28, ऑक्सीजन कितना है 80। तो हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया 28 पे। पहला वाला ऑलरेडी 28 था तो लिख दिया, दूसरा वाला 14 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तीसरा वाला 28 था लिख दिया एज इट इज, चौथे वाले को फिर मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हुआ और बन गया। नाउ यू सी द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट which combines with fixed mass of other element। अब नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया। bears a simple whole number ratio to one another। इसका रेशियो देखो 1:2:3:4:5 हो जाएगा कि नहीं। the different masses of oxygen 16, 32, 48, 64, 80 which combines with fixed mass of nitrogen that is 28, 28, 28 bears a small whole number ratio। ये जो different mass of oxygen है ये bear करेंगे small whole number ratio to one another। क्या रेशियो है 1:2:3:4:5 और ये हमने प्रूफ कर लिया। तो इस तरह से कई बार होगा कि मास आपको फिक्स करना पड़ेगा, दोनों में दोनों चीज का मास अलग होगा, तो किसी एक के मास को फिक्स करना, दूसरे को मल्टीप्लाई करके बढ़ाना और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों ये 3 बेसिक लॉज थे और इसके बाद 2 लॉज और हैं हमारे पास, क्योंकि टोटल कितने लॉज होते हैं 5 लॉज होते हैं। पर बीच में हम आपको एक हैशटैग लॉ दे रहे हैं, है ना, एक हैशटैग लॉ दे रहे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर कंपटीशन में उसमें से भी सवाल आ रहे हैं। वो लॉ इन्हीं लॉज को बना के मिलाकर बना हुआ है तो इसलिए एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और वो लॉ चौथा नंबर नहीं काउंट करेगा, हैशटैग लॉ बोलते हैं उसको। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या कहता है, थोड़ा लेंदी है, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन 2 एलिमेंट्स combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। ठीक है, रीड करिए कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 ही एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट कंबाइन कर करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहे थे। तो जब 2 एलिमेंट का सवाल हो और डिफरेंट कंपाउंड हो, समझ जाना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। यहां पे व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कितने एलिमेंट्स दिखेंगे सवाल के अंदर 3 एलिमेंट। तो यदि सवाल में 3 एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं और पूछता है कि ये सवाल किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो सीधा मानना है रेसिप्रोकल, और 2 एलिमेंट दिख रहे हैं तो मल्टीपल, ठीक है। When 2 elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। काफी कंफ्यूजिंग है, एक बार पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लें, ठीक है। आइए समझते हैं। When 2 elements combine separately, तो मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूं, एक ले लिया मैंने कार्बन, एक ले लिया मैंने सल्फर। कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ले लिया मैंने ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन किया टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। क्या रेशियो है आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन 12, यहाँ पे कार्बन का मास 12, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16। सबको पता है ये कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32। तो 12:2, 16 2 ज़ा 32, और यहाँ सल्फर का कितना 32:2, ऑक्सीजन का 16 2 ज़ा 32। ठीक है। When two elements carbon and sulfur combine separately with a fixed mass of third element ऑक्सीजन, और इसका फिक्स्ड मास, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 32, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 32, with a fixed mass of third element, तो ऑक्सीजन का मास 32, then the ratio of masses in which they do so, the ratio of masses in which they do so, तो हम बोल सकते हैं कार्बन एंड सल्फर combines separately with fixed mass of oxygen in the ratio of masses। क्या रेशियो ऑफ मासेस है कार्बन इज टू सल्फर का बताओ, 12:32 कंबाइंस विथ फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 12:32, 4 से इसको हम डिवाइड कर लें, सो 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 3:8 bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। कार्बन और सल्फर आपस में जो कंबाइन करेंगे बनाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड। सो रेशियो ऑफ masses in which carbon and sulfur themselves combine। आपस में कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन हो गया इसमें 12, सल्फर 32 इंटू 2 कितना हो गया 64। तो रेशियो क्या होगा कार्बन इस टू सल्फर का 12:64। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 16 ज़ा 64। अब आते हैं वापस। When two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so, ये रहा ratio of masses in which they do so, bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। अब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो बेयर करेगा। मतलब 3:16 या ये वाला ले लो, 3:8 को डिवाइड करेंगे अगर 3/16 से, तो एक स्मॉल होल नंबर आना चाहिए। क्या आ रहा है, 3 से 3 कटेगा, 8 2 ज़ा 16 होगा, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 2:1। तो बड़े ध्यान से लॉ को पढ़ो। The ratio of masses in which they do so bears a whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। The ratio of masses in which they do so कितना है 3:8, and the ratio of masses in which they themselves combine 3/16। और ये दोनों रेशियो आपस में एक स्मॉल होल नंबर रेशियो देंगे। क्या लॉजिक क्लियर हो रही है। The ratio of masses of two elements which combines with fixed mass of third element, ये रहा, and the ratio of masses in which the two elements themselves combine, ये रहा। ये दोनों रेशियो आपस में डिवाइड करने पे एक स्मॉल होल नंबर देंगे, जो कि यहाँ पे हो गया 3/8 डिवाइड बाई 3/16, 2:1। तो लॉ वैलिड है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई अग्री, पढ़ते पढ़ते आएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ डेफिनेशन को, पहला वाला डेफिनेशन के साथ बताया। अब देखो बहुत ईजिली, बहुत प्यार से, स्मूथली मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लेता हूँ। तो मैं 2 डिफरेंट एलिमेंट ले रहा हूँ, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। When two different element combine separately with a fixed mass of third element ये ले लिया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा फॉर्म H2O, सल्फर कंबाइन करेगा टू फॉर्म H2S। तो हाइड्रोजन का मास सबको पता होगा 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ रेशियो कितना हो गया 2:32, और ये कितना हो गया 2:16। तो हाइड्रोजन का मास देखो फिक्स है। When two different elements combines separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so, ratio of masses of sulfur and oxygen which combines with fixed mass of hydrogen कितना हो जाएगा, सल्फर इज टू ऑक्सीजन 32:16, तो कितना हो गया 2:1। अब bears a simple whole number ratio
टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन भी कितना है 32। सो रेशियो ऑफ मासेस इन विच सल्फर एंड ऑक्सीजन देमसेल्फ कंबाइन, तो सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया 32:32, तो कितना हो गया 1:1। अब ये रेशियो आपस में बनाएगा एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब 2/1 अपॉन 1/1, तो आंसर कितना आ गया 2/1 विच इज अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एग्जाम में पहचानना ऐसे होगा कि जब 3 एलिमेंट की बात होगी तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ तक अभी हमारे 3 ही लॉ हुए। इसके बाद हमारे पास 2 लॉ और हैं, लॉ नंबर 4 एंड लॉ नंबर 5, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में, अगर आप CBSE हैं क्लास 10th में, अगर आप ICSE हैं तो पढ़ चुके हैं। तो क्लास लॉ नंबर 4 है हमारा गे-लुजेक्स लॉ, गे-लुजेक्स लॉ ऑफ गैसेस। ये क्या कहता है? ये कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स। When gases react, they do so in volume, which bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of products formed if gaseous। तो ये है हमारा गे-लुजेक्स। तो गे-लुजेक्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम्स में करती हैं। अच्छा, और आपस में एक दूसरे में एक होल नंबर रेशियो रहता है, और प्रोडक्ट्स में भी होल नंबर रेशियो रहता है अगर प्रोडक्ट्स गैसियस हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन की क्लोरीन गैस के साथ और प्रोडक्ट बनेगा HCl। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके सामने क्या लिखा है 1, यहाँ इसके सामने 1, यहाँ इसके सामने 2, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, अगर ये गैसेस स्टेट में है तो। जैसे मान लो हम बोले 20 ml ऑफ हाइड्रोजन है, तो वो कितनी क्लोरीन से कंबाइन करेगा? 1 वॉल्यूम कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम से, तो 20 कंबाइन करेगा 20 से। 1 वॉल्यूम से बन रहा है 2 वॉल्यूम, तो 20 से HCl बनेगा 40 ml। तो ये है गे-लुजेक्स लॉ कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट रखे हों उसी को आप वॉल्यूम में यूज कर सकते हो, ठीक है, और उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशियो में वॉल्यूम भी काम करेगा। चलिए एक सवाल ले लेते हैं हम और इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें बोला है when 100 ml of methane CH4 burns, it produces कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लिखा मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर और निकलेगी हीट। पहले इसको बैलेंस कर लें, तो कार्बन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन ये 2, ये 1, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा। देखिए बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 4, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 4 और 4। मैं बोल रहा हूँ जिनको बैलेंसिंग नहीं आती, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, फिजिक्स वाला सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पर वाटर लिक्विड है, तो हम वाटर की बात नहीं कर सकते। गे-लुजेक्स लॉ सिर्फ गैसेस पे वैलिड है, हम ये नहीं बता सकते कितना वाटर बना है। अच्छा, अब यहां से देखो इसके सामने कितना लिखा है 1 2 1, यानी 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी बात नहीं कर सकते। हमको बोला है 100 ml मीथेन है, तो
तो 1 वॉल्यूम को कितना चाहिए, 2 वॉल्यूम, तो 100 को कितना चाहिए होगा, 200। 100 से कितना बन रहा, सॉरी 1 से कितना बन रहा था, 1, तो 100 से कितना बनेगा, 100। तो आंसर आ गए कि 200 ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये बहुत ही बेसिक लॉ था हमारा, गेल-लुसाक्स लॉ। 9th में आप ये पढ़ चुके हो। एक अच्छा सवाल इस पे ये हो सकता है हमारा कि हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और दोनों कंबाइन करके फॉर्म कर रही हैं अमोनिया गैस। ठीक है, गैस गैस गैस, नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया गैस। अब हमसे सवाल क्या पूछा कि हमारे पास 60 ml नाइट्रोजन गैस है और हमारे पास 60 ml हाइड्रोजन गैस है। हमसे पूछा कि आप रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट है मिक्सचर का कंपोजिशन बताइए कि रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना अमोनिया होगा, कितना नाइट्रोजन या कितना हाइड्रोजन। हो सकता हो कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट ना करें। आइए इसको पहले बैलेंस कर लें। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया 6, तो यहाँ पे लगा लिया 3। अब देखो यहाँ लिखा है 1, यानी 1 वॉल्यूम कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम। अब कितना नाइट्रोजन है मेरे पास, 60 ml, तो मैंने कहा ठीक है 60 ml नाइट्रोजन। 1 वॉल्यूम किससे कंबाइन करेगा, 3 वॉल्यूम से, तो 60 ml किससे कंबाइन करेगा, 180 ml से। क्या आपके पास 180 ml हाइड्रोजन है, हमारे पास 180 ml हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। आगे आने वाले हम टॉपिक्स में ये चीज पढ़ेंगे भी, आज इसको ऐसे ही समझा देता हूं मैं। हम समझ गए कि 60 ml नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 180, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी अप्रोच को चेंज कर देंगे। हम यहां से अप्रोच बनाएंगे कि इसको 60 ml लेते हैं। अब 3 वॉल्यूम को चाहिए 1 वॉल्यूम, यानी 1/3 हो जा रहा। अगर ये 3 है तो ये 1 है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 20 ml। भाई 3 से 1 3 गुना कम हो गया, तो 60 से 20। क्या 20 ml नाइट्रोजन है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से कंबाइन करके 2 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 20, 3 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 60, तो 2 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। सो रिजल्टेंट मिक्सचर क्या है हमारे पास, अमोनिया। कितना अमोनिया है, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 20, 2 वॉल्यूम की वैल्यू 40, तो 40 ml। और क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया 60 ml। नाइट्रोजन कितना यूज हुआ 20, दिया कितना था 60, तो हमारे पास है अनरिएक्टेड नाइट्रोजन, कितना हो जाएगा 60 - 20 दैट इज 40 ml। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट मिक्सचर। तो बच्चों ये गेल-लुसाक्स लॉ के सवाल थे। इसके बाद जो 5वां और लास्ट रूल या लास्ट लॉ है जिसपे केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड है, वो है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी सभी फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट बोल दो, रिमेन्स सेम बोल दो, रिमेन्स अनचेंज्ड बोल दो, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal number of molecules। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, बाकी सारी फिजिकल कंडीशन सेम रहें तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मान लो हमने बोला कि हमारे पास 100 ml हाइड्रोजन है और उसमें मान लो मेरे पास कुछ भी मान लो मेरे पास उसमें x मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, x मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 100 ml हाइड्रोजन हमने इसमें भरी वेसल में, 100 ml हाइड्रोजन भरी इसके अंदर, ठीक है। ये वेसल की कैपेसिटी कितनी है 100 ml। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, x मॉलिक्यूल्स। अब अगर टेम्परेचर, प्रेशर, सारी फिजिकल कंडीशन सेम रहे तो मैं इसी वेसल में ऑक्सीजन को भर दूं, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी कितना होगा 100 ml, क्योंकि गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता नहीं, वो उसका वॉल्यूम लेते हैं जो उनके कंटेनर हो, यानी इसके अंदर जाके ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100। तो मैं पूछूं कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आप बोलोगे x मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट।
मान लो इसी वेसल में मैं अमोनिया गैस डाल दूं, NH3 गैस डाल दूं, तो इसके अंदर कितनी NH3 जाएगी? 100 ml। तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? X मॉलिक्यूल्स। तो यही लॉजिक है बच्चों एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की। अच्छा, इसको और समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए हमसे वो कहते हैं कि 100 ml ऑफ मीथेन गैस में हैं Y मॉलिक्यूल्स, और हमसे पूछते हैं कि 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे। क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अच्छा, हमसे पूछ लें 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपको सोचना है, अब वॉल्यूम तो इक्वल है नहीं, तो वॉल्यूम कितना हो गया है? हाफ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे हाफ। ठीक है, जैसे हमसे बोल दें मेरे पास 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर मेरे पास, सोचो, अगर मेरे पास 100 ml ऑफ नाइट्रोजन होता अगर, तो कितने मॉलिक्यूल्स होते? Y। पर मेरे पास 200 है तो मॉलिक्यूल्स होंगे 2Y। मतलब एक बात निकल के आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम को डबल करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को इस तरह भी लिख सकते हो आप कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास मान लो 10 ml ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो 100 ml मीथेन में Y है तो 100 ml ऑक्सीजन में भी Y होंगे। अब ये 100 का कितना पार्ट है? 1/10, तो मॉलिक्यूल भी कितने हो जाएंगे? Y/10। सो दिस इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो बच्चों ये थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरह कंसेप्ट।